अम्मी के काम पर जाते ही मेरी बहन अंदर से तेल की बोतल लेकर आ गई और मुझे इशारे से अपने पास बुलाया और चुपचाप आकर बैठ गई। मैं 16 साल का था जब मैं और मेरी बहन घर में अकेले होते तो बहन बोलती कि आओ तुम्हारे जिस्म पर मसाज कर दूं। मैं तो बहुत शर्मीला लड़का था। मैं तो बचपन में भी किसी के सामने कपड़े तब्दील नहीं करता था। अब तो मैं जवान हो चुका था। इस तरह मुझे अपनी जवान बहन के सामने कपड़े उतार कर मसाज करवाना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उस दिन मेरी आंखें हैरत से फैल गईं जब मेरी बहन तेल पकड़े कमरे में दाखिल हुई और बजाय इसके कि वो मेरे जिस्म पर मसाज करती, उल्टा मेरी बहन ने कहा, आज तो मेरे जिस्म पर अपने हाथों से मसाज करोगे। अपनी बहन की बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन देखते ही देखते मेरी बहन ने अपनी पूरी कमीज, मेरा नाम सज्जाद है, हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। मैंने जब आँख खोली तो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही हार के हकीकी से जा मिली और जब मैंने होश संभाला तो खुद को ममता के साय से महरूम पाया। मुझे मालूम नहीं था कि माँ क्या होती है। मेरे बाप ने जिस हद तक मुमकिन हो सका मुझे प्यार दिया, मेरा ख्याल रखा। माँ बाप दोनों बनकर मुझे पाला पोसा। वो खुद काम पर जाते तो मुझे पुप्पो के पास छोड़कर चले जाते, मगर पुप्पो के बच्चे बहुत चालाक थे। बात बात पर हाथापाई पर उतर आते। अब्बा जब काम से वापस आते तो रोज़ मुझे नई चोट लगी होती और पुप्पो अब्बा के सामने शर्मिंदा हो जाती। कसूर पुप्पो का भी नहीं होता था, वो कामकाज में मसरूफ़ होती थी। फिर भी बार बार आकर अपने बच्चों से बोलती थी कि खबरदार, जो किसी ने सज्जाद को मारा। मगर उनके बच्चे उनकी बातें कहाँ सुनते थे। वो मुझे बहुत मारते थे, मेरा मजाक उड़ाते और मुझे बहुत तंग करते थे। अब्बा इसी वजह से बहुत परेशान रहने लगे थे। कभी किसी फूफो के घर तो कभी किसी खाला के घर मुझे छोड़कर जाते। ऐसे उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता। सब ने अब्बा को समझाया कि दूसरी शादी कर लो। अब्बा ने कहा, दूसरी शादी इसी सूरत में करूँगा जो लड़की मेरी तरह के हालात से गुजरी हो, ताकि मेरी परेशानी समझ सके। तब ही फूफो वालों ने अब्बा की शादी नैला नामी अम्मी से करवा दी। वो एक बेवा खातून थी और उनकी पहले शौहर से सिर्फ एक बेटी थी जो मुझसे उम्र में 5 साल बड़ी थी। उसका नाम सहरिश था। वो दोनों माँ बेटी चुप चुप रहते, जैसे वो दोनों भी इन्हीं हालात में बुरी तरह पिस कर आए हों। अपनों की बदसलूकी बर्दाश्त करते करते दोनों माँ बेटी पत्थर के बन गए थे। नायला अम्मी और सहरिश ने बहुत तकलीफ़ें देखी थी। जब मेरी सौतेली माँ का शौहर मर गया तो सास ने उन पर बहुत जुल्म किया था। रिश्तेदार तो वैसे ही बुरे वक्त में साथ छोड़ देते हैं और अपने घर वालों ने उनका साथ नहीं दिया था। मजबूरन वो दूसरी शादी के लिए राज़ी हो गई। मेरे अब्बा बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने सैरिश को खुले दिल से कबूल किया था, बल्कि ना सिर्फ कबूल किया बल्कि अपनी बेटी भी माना। अब्बा ने अम्मी से कहा, तुम सज्जाद की माँ बन जाओ और मैं सैरिश का बाप बन जाऊंगा। जब अब्बा की शादी नायला अम्मी से हुई, मैं उस वक्त 4 साल का हो चुका था। अब्बा की दूसरी शादी से ये हुआ कि अब मुझे किसी के घर नहीं जाना पड़ता था। मैं अपने घर में मज़े से खेलता घूमता फिरता रहता था। अम्मी मुझे नहीं डांटती थी, मुझसे प्यार करती थी और सैरिश भी मुझसे प्यार से बात करती थी। सैरिश के रूम में मुझे बहन मिल गई थी। अब अब्बा भी आराम से काम पर चले जाते, उन्हें पीछे मेरी फिक्र नहीं होती थी। मैं अभी शरीफ बच्चा था और सैरिश को बिल्कुल तंग नहीं करता था, इसलिए उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। वक्त यूं ही तेज़ी से गुजरता गया, मगर हमारे घर के हालात जो पहले भी कुछ खासे अच्छे नहीं थे, ऊपर से मज़ीद बहुत ख़राब हो गए। अब्बा जिस कारखाने में काम करते थे वो भी बंद हो गया। हम सब बहुत परेशान रहने लगे थे। मजबूर होकर अम्मी ने एक घर में सफाई का काम शुरू किया और अब्बा पेट्रोल पंप में काम करते थे, मगर तनख्वाह कम होने की वजह से हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे थे। वह नौकरी छोड़कर घर भी नहीं बैठ सकते थे। अगर घर बैठ जाते तो फाकों का सामना करना पड़ता। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, मगर फीस ना देने की वजह से मैं स्कूल नहीं जा रहा था। जबकि सैरिश मैट्रिक करके घर बैठ गई थी। अब्बा और अम्मी बाहर चले जाते तो मैं घर पर रहता था, क्योंकि सैरिश घर में अकेली होती थी। अब्बा और अम्मी बोलकर जाते थे घर पर ही रहना, जवान लड़की घर पर अकेली है, लोगों का कोई भरोसा नहीं है। जैसे ही अब्बा और अम्मी बाहर चले जाते तो सैरिश कहती, सज्जाद, तुम्हारे बाल ख़राब हो रहे हैं, आओ मैं तुम्हारे सर पर तेल की मालिश करती हूँ। मैं खुश हो जाता था और सैरिश से सर पर मालिश करवाता। अब ऐसा रोज़ होने लगा। सैरिश बोलती, 2 हफ्ते मुसलसल तुम्हें ऐसे ही मालिश करना होगा, फिर तुम्हारे बाल अच्छे हो जाएंगे।
मेरे लिए यही खुशी की बात थी कि सैरिश मेरे साथ बहुत अच्छी थी। वरना जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी, ऐसे लगता था कि वो हर वक्त किसी गहरी सोच में गुम है या उसे कोई परेशानी हो। मेरे कोई खास दोस्त भी नहीं थे जिनके साथ मैं खेलता। पास में मेरे दोस्त स्कूल की हद तक महदूद थे। सैरिश मेरे सर की मालिश करती तो मुझे एक सुकून मिलता और मैं नींद की वादी में उतर जाता। लेकिन हैरत की बात यह थी कि तेल की मालिश करवाने के बाद 3-4 घंटे तक मैं सोया ही रहता, और जब नींद से जागता तो ऐसे लगता मैं सोया तब अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता। और हैरत वाली बात यह थी कि जब मैं उठता तो मेरे कपड़े बदले हुए होते। मैं सैरी से पूछता कि मेरे कपड़े कौन बदलता है। सैरी बात को टाल जाती। मुझे मेरे सवालों की तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलते थे। एक रोज़ मैं इसी परेशानी में छत पर टहलने लगा और इसी बारे में सोचने लगा जब अचानक मेरी नज़र उस जोड़े पर पड़ी जो सुबह मैंने पहना हुआ था। और वो गीला था, साफ लग रहा था उसे कुछ देर पहले ही धोकर सुखाने के लिए लटकाया गया था। लेकिन वहाँ पर और कपड़े टंगे हुए नहीं थे, सिर्फ एक मेरा ही जोड़ा टंगा हुआ था। अम्मी तो घर नहीं थी, जाहिर सी बात है। सैरिश ने मेरे कपड़े धोकर सुखाने के लिए लटकाए थे, मगर मैंने इस बात का जिक्र सैरिश से नहीं किया था। अब यही रोज़ का मामूल हो गया था। जब भी मैं छत पर जाता, मेरा वह जोड़ा जो मुझे तेल लगाने से पहले पहनाया हुआ होता, वह धुल कर टंगा होता। और यही से मेरे दिल में शक पैदा हुआ था कि हर ऐसी क्या वजह थी। सारी झूठ क्यों बोलती थी मुझसे, क्या छुपा रखी है, और मेरे कपड़े कौन तब्दील करता है और क्यों करता है। ये बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। बहरहाल इतना तो मैं जान गया था कि इस तेल में ही ऐसा कुछ है जिसको लगाते मैं बेहोश हो जाता हूँ। अब मैं बाजार से दूसरा तेल लेकर आ गया और साहब से चुप के घर वाला तेल दूसरी बोतल में डालकर बाजार वाला तेल उसके अंदर डाल दिया, ताकि सैरिश को मुझ पर शक ना हो। आज सच खुलकर सामने आने का वक्त आ गया था। शहर से भी मेरा दिल खट्टा होता जा रहा था। मैंने भी अब उससे ज़्यादा बात करना छोड़ दी, और सच भी ये था कि मैं डिप्रेशन में जा रहा था। जब तक मैं ये गुत्थी नहीं समझता मुझे चैन नहीं मिलना था। आखिरकार अम्मी का काम ख़त्म हुआ और अम्मी अब्बा जब काम पर चले गए तो रोज़ की तरह सैरिश मुझे बोली, सजा तुम्हें तेल लगाने का वक्त आ गया है। मैं चुपचाप बैठ गया जबकि सैरेज चारपाई पर बैठ गई और मुझे तेल की मालिश करने लगी। और मैंने थोड़ी देर के बाद ऐसे दिखाया जैसे मैं सो गया हूँ, मगर मैं जाग रहा था। सैरिश ने मुझे आवाज़ दी और मेरा गाल थपाया। जब उसे पक्का यकीन हो गया कि मैं बेहोश हो गया हूँ, तब सैरिश ने मुझे आराम आराम से ज़मीन पर लिटा दिया और शायद खुद बाहर चली गई। तभी बाहर का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई और कदमों की चाप मुझे तक आती हुई महसूस हुई। मैं समझ गया था वहाँ पर कोई और भी था। सैरिश अकेली नहीं थी। ये सोचकर मुझे ज़्यादा डर लगने लगा था। मेरा सारा वजूद ठंडा होता जा रहा था। ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि घर से कोई बाहर का फ़र्द भी इस खेल में शामिल होगा। मगर ये शख्स कौन हो सकता था। अब मुझे उठाकर किसी गाड़ी में लिटाया गया। मेरे लिए एक एक बात चुका देने वाली थी। पहले बाहर का कोई शख्स अंदर आया, अब ये गाड़ी, ये क्या चक्कर था। अब सैरिश की सरगोशी नमा आवाज़ आ रही थी। सैरिश बोल रही थी कि जल्दी करो, हमें पहले ही काफ़ी देर हो गई है। इससे पहले कि अब्बा घर वापस आ जाएं, हमें वापस लौटना है। सैरिश की बात सुनकर मुझे बहुत डर लगने लगा था। मुझे मालूम नहीं मेरे साथ क्या होने वाला था। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। जब गाड़ी किसी जगह आकर रुक गई, मुझे कुछ लोगों ने स्टेशन में डाला और कहीं लेकर जा रहे थे। मैं बहुत खौफजदा था। ऐसा लग रहा था मुझे किसी अस्पताल में ले जाया गया है। मेरे साथ जाने क्या होने वाला था। क्या मेरा कोई गुर्दा वगैरह तो बेचने वाले नहीं थे। आजकल तो ऐसे ही बहुत से केस सामने आ रहे थे। लोगों को बेहोश करके उनके गुर्दे वगैरह निकाल कर करोड़ों रुपए में बेच दिए जाते थे, और अगले इंसान को मालूम भी नहीं हो पाता था कि उसके साथ क्या हो चुका है। मुझे एक जगह लाकर रोक दिया गया। वहाँ पर काफ़ी शोर था। जब मुझसे मज़ीद सब्र ना हुआ, मैंने आँख खोल कर देखा और एकदम खड़ा हुआ। सब मुझे देखकर चुप हो गए। ऐसा लगता कि सबको साम सूंघ गया हो। मेरी नज़र जब सैरिश पर गई, उसका लिबास और हुलिया देखकर मैं गुस्से से पागल हो गया था। किसी भी भाई को अपनी बहन को इस हुलिये में देखना शर्म से डूब मरने का मुकाम होता है। सैरिश एक तवाइफ का रूप अख्तियार किए खड़ी थी। शुरू में तो मुझे लगा मैं किसी कोठे में आ गया हूँ। वह जगह किसी कोठे का ही नक्शा पेश कर रही थी। सैरिश अब डर रही थी। खौफ से उसकी आंखों से साफ ज़ाहिर आ रहा था। मैं उसका सच जान गया था। तब सैरिश मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, मैं तुम्हें साफ बता दूंगी, यहाँ कोई तमाशा ना करना। यहाँ ड्रामे की शूटिंग हो रही है। तभी मेरी नज़र ऊपर पड़ी। उसे देखकर मैं समझ गया कि यही सैरिश के साथ मिला हुआ है।
क्योंकि वहाँ पर खड़े बाकी सारे चेहरे मेरे लिए अजनबी थे। यहाँ एक स्टेज ड्रामा चल रहा था जिसमें सैरिश ख्वाहिश बनी हुई थी और मैं सैरिश का बीमार भाई, जो किसी बीमारी की वजह से बेहोश होता है। उस वक्त मुझे सैरिश ने बताया कि वो अपने खलाद और गुर्बत से तंग आ गई थी। अपने घर वालों की परेशानियों से उसे देखी ना गई। उसकी शादी की उम्र हो गई थी, मगर जहाँ पर खाने के लाले पड़े हों वहाँ शादी का खर्चा कहाँ से पूरा होता है। सारिश ने बताया वो अपने मोहल्ले के लड़के जवाद को पसंद करती है, जो स्टेज ड्रामा में काम करता है। उसने सारिश को समझाया कि तुम भी मेरे साथ चलो और स्टेज ड्रामा करो। कोई भी तुम्हें नहीं पहचानेगा और तुम्हें अपने काम के पैसे भी मिल जाएंगे और तुम खुद अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर लोगी। सारिश ने रोते हुए बताया कि शूटिंग के दौरान जवाद ने बताया कि डायरेक्टर साहब को एक ऐसा लड़का चाहिए जो मरीज़ का किरदार अदा करे और वो ड्रामे में तुम्हारा भाई बना होगा और ड्रामे में यही दिखाना होगा कि तुम अपने बीमार भाई की वजह से तुम्हारी बनने पर मजबूर हो गई थी। तभी मेरे जहन में धमाका हुआ। मैंने जवाद से बोला, हम वैसे भी तो सुजात को बेहोश करते हैं, तो क्यों ना हम उससे ही ये काम करवाएं। तो वो वैसे भी बेहोश होकर पड़ा होता है। हम डायरेक्टर साहब को यही कहेंगे कि वाकई मेरा भाई बीमार है और आप उसे रोल पर रख लें। तब आपको स्वाब भी मिल जाएगा और मेरे भाई के इलाज के लिए पैसे भी जमा हो जाएंगे। उसके हिस्से के मिलने वाले पैसे भी हम अपनी शादी के लिए जमा करेंगे। जवाद को मेरी बात बहुत पसंद आई थी। हमने डायरेक्टर से बात की तो वो राज़ी हो गया, क्योंकि वो एक नरम दिल इंसान था। अब जवाद तुम्हारा लिबास तब्दील करता और हम डायरेक्टर की शूटिंग वाली कार लाकर तुम्हें ले जाते। कुछ रोल तक तो सब सही चल रहा था, फिर तुम्हें शक होने लगा, मगर वापसी पर हमारे पास इतना वक्त नहीं होता था कि तुम्हें फिर से वही लिबास पहना दें। क्योंकि अम्मी के आने का वक्त हो जाता था, इसलिए जवाद जल्दी चला जाता। मगर आज अचानक से तुम्हें होश आ गया। ये तेल में बेहोशी की दवा मिलाने वाला आइडिया भी मुझे जवाद ने दिया। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बेहोश किया था। अगर तुम होश में होते तो सब अम्मा और अब्बा को बता देते और वो लोग मुझे कभी ड्रामों में काम करने की इजाज़त ना देते। अब वो मेरी शादी के लिए बहुत परेशान है। मैं अब्बा का बोझ कम करना चाहती थी। मेरा सगा बाप ना होते हुए भी उन्होंने मुझे प्यार दिया, मुआशरे में इज्जत दिलवाई और मुझे कभी एहसास ना होने दिया कि मैं यतीम हूँ। मैं उनके लिए कुछ कर तो नहीं सकती, कम से कम उनका बोझ तो कम कर सकती हूँ। सारिश की बातें सुनकर मुझे काफ़ी दुख हुआ। सच में उसकी शादी की उम्र हो गई थी। वह तकरीबन 20 साल की हो गई थी। अगर उम्र थोड़ी बढ़ जाए तो रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं और गरीब लोगों के मसाइल भी ज़्यादा होते हैं। बगैर जहेज़ के कोई गरीब लड़की से शादी करने के लिए राज़ी नहीं होता। सारी ये सब तुमने मुझे बता भी सकती थी। अम्मी अब्बा को एतमाद में ले सकती थी, वह तुम्हें मना ना करते। मैंने सारिश को समझाना चाहा। सारिश बोली, नहीं मेरे भाई, तुम नहीं समझते। अब्बा अम्मी कभी भी मुझे ये काम करने ना देते।